जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धाचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आज पूरी दुनिया में योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, स्वावलंबन का, मानवता का एक नया संदेश पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, पतंजलि योगपीठ के विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से जा रहा है। पतंजलि विश्वविद्यालय एक बड़े उद्देश्य को लेकर स्थापित किया गया था कि पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से हम पूरी दुनिया को, जैसे प्राचीन समय में पूरी दुनिया से जो ज्ञान पिपासु आत्माएं थी, लोग थे, वो पढ़ने के लिए भारत में आते थे, ज्ञान लेने के लिए भारत में आते थे, वैसे ही इसी उद्देश्य के साथ कि हम योग को, आयुर्वेद को, योग की विधाओं को, प्राचीन दर्शनों को हम विज्ञान की कसौटी पर कसकर पूरी दुनिया के सामने रख सकें, इस बड़े उद्देश्य के साथ पतंजलि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धाचार्य जी को हम नमन करते हैं, उनकी अप्रत्यक्ष उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय ने जो एक पहल करते हुए 7 दिवसीय जो वेब प्रोग्राम शुरू किया गया है, इस वेब प्रोग्राम में हम आप सबको आमंत्रित करते हैं और आमंत्रित करने के साथ साथ आप सब लगातार इसका लाभ उठा रहे हैं। आज के विषय में हम बात करेंगे वैचारिक क्रांति में पतंजलि की भूमिका व स्वदेशी का दर्शन। पतंजलि योगपीठ का क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से कार्य कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, इसकी आज हम बातचीत करेंगे। स्वामी जी महाराज को जब हम और पूरी दुनिया टीवी के ऊपर सुनती है तो पूज्य स्वामी जी महाराज एक लाइन बार बार बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम जो कुछ हैं वो हमारे विचारों का परिणाम है। एक गलत विचार आता है और एक गलत आहार का कण जाता है तो वो एक छोटा सा विचार, छोटा सा आहार का कण हमारे शरीर को खराब कर सकता है। पहले लोग शरीर को एक इकाई मानते थे, एक इकाई होते हुए शरीर के पहले ऑर्गन्स का पता लगा, ऑर्गन्स के बाद और नीचे गए तो वो टिश्यू के लेवल पर गए, कोशिका के स्तर पर गए, कोशिका में और नीचे गए तो डीएनए के लेवल के ऊपर, आरएनए के लेवल के ऊपर गए और वहां जाकर उन्होंने पता लगाया कि हमारा शरीर तो ट्रिलियंस सेल्स को मिलाकर बना है और हर सेल की अपनी एक मेमोरी होती है, हर सेल का भी अपना एक फंक्शन होता है, उसके डीएनए में जो उसकी प्रोग्रामिंग सेट होती है कि इस प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये सेल बिहेव करेगा, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका एनाबॉलिज्म, वो सब अलग प्रकार से काम करता है। तो ये आज विज्ञान की कसौटी पर भी सिद्ध हो चुका है कि हमारा शरीर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना है और ये जो ट्रिलियंस ऑफ सेल से ये शरीर बना है, उससे ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, ये सारी बातचीत हो रही है। तो विचार का क्या महत्व है? पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि विचार किस प्रकार से काम करता है, विचार का क्या क्या महत्व है। अगर हम बात करें तो विचारों का क्या महत्व है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। 3-4 साल पहले भारत में एक गेम चला था जिसको ब्लू व्हेल गेम कहा जाता था। उस ब्लू व्हेल गेम में क्या होता था, युवा भाई बहन उसको डाउनलोड करते थे। डाउनलोड करने के बाद उस गेम में सामान्य जानकारी पूछी जाती थी, नाम पता पूछा जाता था, एज पूछी जाती थी, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती थी। उसके बाद वो जो गेम खेलते थे तो खेलने वालों का एक ऑनलाइन ग्रुप बना दिया जाता था और ऑनलाइन ग्रुप बनाने के बाद उन खेलने वाले लोगों के बीच में एडमिनिस्ट्रेटर होता था, उसका जो मैनेजर होता था, वो कुछ संदेश भेजता था और वो संदेश भेजकर उन लोगों को दूर से कुछ करने के लिए प्रेरित करता था, उनके विचारों को उद्वेलित करता था, विचारों के अंदर परिवर्तन करता था। उस गेम में जो लोग एंट्री करते थे वो पूरी तरह से मानसिक तौर पर स्वस्थ होते थे, लेकिन जैसे ही वो गेम खेलना शुरू करते थे तो आपने देखा होगा, खबरें अखबार में, टीवी चैनल के ऊपर खूब आई कि जो इस गेम को खेल रहे हैं, इन गेम्स को जो खेल रहे हैं, वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, या तो ऊंची मंजिल से कूद जाते हैं, या रेलवे ट्रैक के ऊपर कूद जाते हैं, या किसी और तरीके से सुसाइड कर लेते हैं। तो सबने जो सुसाइड की उसमें यह बात कॉमन लगी कि ये सारे लोग एक खास प्रकार का गेम खेलते थे और उस गेम का नाम था ब्लू व्हेल गेम। उस ब्लू व्हेल गेम में होता क्या था, उस ब्लू व्हेल गेम का जो डेवलपर था, जिसने वो गेम बनाया था, वो एक तरीके से डिप्रेस्ड माइंड का एक व्यक्ति था, असंतुलित दिमाग का एक व्यक्ति था। उसके अंदर विचारों के अंदर बहुत अधिक नकारात्मकता थी, तो वो उसने अपने विचारों की नकारात्मकता सबके अंदर फैला दी। उसने किया क्या, उस अपने विचारों की नकारात्मकता का एक उसने प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दिया, एक व्यक्ति को लिंक भेजा, कुछ लोग, जिन लोगों ने डाउनलोड किया उनका एक ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप बना, उसके बाद कई लोगों के ग्रुप बने और ग्रुप बनने के बाद उसने दूर बैठकर कुछ इंस्ट्रक्शन देनी शुरू की
इंस्ट्रक्शन क्या दी? उसने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देनी शुरू की कि जो लोग इस ब्लू व्हेल गेम को खेल रहे हैं वो कुछ गेम खेलेंगे, कुछ गेम की उन्होंने अलग अलग टारगेट दिए, वो टारगेट जिन्होंने अचीव कर लिए उसके बाद अगला उन्होंने टारगेट दिया। तो अगला टारगेट क्या दिया कि आपको कागज के ऊपर एक व्हेल की, एक मछली की आकृति को ड्रा करना है। उसने एक आकृति दी, उसने कुछ डॉट डॉट दिए, डॉट कहा कि एक डॉट यहां बनाइए, एक डॉट यहां बनाइए। फिर चौथे पांचवें दिन कहा कि इन डॉट्स को मिला दीजिए, तो उससे ब्लू व्हेल की एक आकृति बन गई। पहले वो कागज के ऊपर आकृति बनाई गई, जिसने अच्छी बनाई उसको प्रमोट किया, उसको ये शो किया कि उसने गेम को जीत लिया है। जिसको इसमें बूस्ट मिला ग्रुप में, उसके दिमाग के अंदर कुछ हार्मोन्स का सेक्रेशन हुआ और उसको ये लगा कि मैंने कुछ बड़ा काम किया है, केवल कागज के ऊपर ब्लू व्हेल ड्रॉ किया तो बड़ा काम किया। फिर अगला उन्होंने टास्क दिया कि उसने कहा कि अपने शरीर के ऊपर आपको कोई निशान बनाना है, पेन से निशान बनाना है। फिर अगले दिन और टास्क दिया कि एक और बिंदु बनाना है, एक और बिंदु बनाना है, एक और बिंदु बनाना है। फिर उसने उन बिंदुओं को मिलाकर अपने शरीर के ऊपर ब्लू व्हेल की आकृति बनानी शुरू की। उसके बाद फिर उसने अगला टास्क दिया, अगला स्टेप में उसने कहा कि अपने शरीर के ऊपर कट लगाइए कोई ब्लेड से, और कट लगाकर ब्लू व्हेल बनाइए। एक कट लगाइए, दो कट लगाइए, फिर सारे कट्स को मिला दीजिए, और सारे कट्स को मिलाने के बाद अपने शरीर के ऊपर कहीं जहां मां बाप को दिखाई नहीं दे, जैसे कलाई के ऊपर या पिंडली के ऊपर, आपको ब्लू व्हेल की आकृति बनानी है। तो कट लगाकर ऐसे ऐसे आपको ब्लू व्हेल की आकृति बनानी है। किससे बनानी है? ब्लेड से बनानी है। तो ये टास्क दिया, इस टास्क को कुछ लोगों ने पूरा किया। उसके बाद अगला टास्क दिया, उसने कहा कि ये काम आपने कर लिया, तो दूर बैठकर रिमोटली उसने विचार कैसे दिए? उसने विचार में अगला टास्क दिया कि अब आपको एक दिन जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उससे बात नहीं करनी, मतलब अवसाद में रहना है, अकेले में रहना। फिर अगले दिन उन्होंने टास्क दिया, सबको टास्क देने के बाद कि अब आपको हमने जो वीडियो भेजा है वो वीडियो आपको देखना है। फिर टास्क दिया कि अब जो वीडियो भेजा है, जो हॉरर वीडियो भेजा है, जिस वीडियो के अंदर केवल नकारात्मक विचार हैं, वो आपको रात को 1 बजे उठकर 12 बजे उठकर देखना है। ये स्टेप देने के बाद जो लोग गेम को खेल रहे थे उनके दिमाग में इतना करते करते नकारात्मकता आ जाती थी, पॉजिटिविटी खत्म हो जाती थी, उनको दुनिया के अंदर, परिवार के अंदर, खुद के अंदर कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता था। फिर वो अगला स्टेप देते थे, अगला टास्क देते थे कि अब जो आपको वीडियो भेजा है वो वीडियो आपको अकेले में देखना है और अपने आप को बंद कर लेना, पूरे 2 दिन तक आपको किसी से बात नहीं करनी। फिर अगले स्टेप में वो कहते हैं कि आपके घर के पास कोई कब्रिस्तान है, कोई शमशान है, या घर की सबसे ऊपरी मंजिल के ऊपर आपको रात को जाना है और 2 घंटे आपको अकेले में रात को ऊपरी मंजिल के ऊपर रहकर ये हॉरर वीडियोस देखने। फिर अगले स्टेप में वो टास्क देते कि आपको अपने नजदीक की कब्रिस्तान की दीवार के ऊपर कोई निशान बनाकर आना है, उसकी फोटो इस गेम में अपलोड करनी है, और जो जो गेम में पार्टिसिपेट करते थे वो अपलोड करते थे। कोई पार्टिसिपेंट यदि बाहर निकलना चाहता था कि मैं एग्जिट कर जाऊं, ये गेम तो कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको डराया जाता था कि आपकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, आपकी जानकारी हमारे पास है, हम आपके माता पिता को बता देंगे। खैर, अगले स्टेप में फिर वो टास्क देते थे, विचारों के अंदर कैसे नकारात्मकता भरते थे, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये ब्लू व्हेल का गेम। अगली बार फिर वो टास्क देते थे कि अब की बार आपको रात को 12 बजे उठकर घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाना है, अपनी बिल्डिंग में सबसे ऊपरी मंजिल पर जाकर, और मुंडेर के ऊपर, जो बाहरी मुंडेर होती है ना, दीवार होती है, जैसे 10 मंजिल कोई ऊंची बिल्डिंग है तो उस मुंडेर के ऊपर आपको चढ़कर वहां बैठना है थोड़ी देर, और वहां से पिक्चर आपको भेजनी है। ऐसे टास्क देते, कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस करवाते, फिर उसके बाद हॉरर वीडियोस भेजते, ऐसे वीडियो भेजते कि दुनिया में तो दुख ही दुख है, दुनिया में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, दुनिया तो छोड़ देनी चाहिए, दुनिया तो छोड़ने वाले बहुत बहादुर होते हैं। और उसके बाद फिर एक दिन वो कहते कि अब आपको अपने ऊपरी मंजिल पर जाकर मुंडेर के नीचे पैर लटकाकर बैठे रहना है। फिर आगे वो उनको टास्क देते और टारगेट देते कि अब आपको किसी एक दिन जब नकारात्मकता भरते कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, कि आज रात को आप मुंडेर के ऊपर जाएंगे, मंजिल के ऊपर जाएंगे, तो ऊपर से आपको छलांग लगानी है। आप यदि ये छलांग लगा देंगे तो आप बहुत बहादुर हो जाएंगे और आपको सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें करके वो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत व्यक्ति के विचारों में इतना परिवर्तन करते थे, इतना परिवर्तन करते थे कि पूरी दुनिया में सैकड़ों व्यक्तियों ने केवल इस ब्लू व्हेल गेम के कारण सुसाइड कर लिया। अब ये ब्लू व्हेल गेम क्या था? ये केवल वैचारिक परिवर्तन था जो दूर बैठकर उस गेम के मैनेजर ने, उस गेम के एडमिनिस्ट्रेटर ने, जो खुद साइकोलॉजिकल डिप्रेस था,
जो खुद साइकोलॉजिकल अपसेट था, उसने अपने विचारों का एक प्रोग्राम बना दिया और उस प्रोग्राम को जिसने खेला उसको यह लगा कि यह दुनिया बहुत खराब है, स्वस्थ व्यक्तियों को भी मानसिक बीमार बना दिया। तो विचारों का कितना भयंकर परिणाम होता है आप अंदाजा लगा लीजिए। यदि हम नकारात्मक विचार दें तो एक व्यक्ति ओसामा बिन लादेन बन सकता है, रावण बन सकता है, लखवी बन सकता है, दाऊद इब्राहिम बन सकता है, हाफिज सईद बन सकता है, मसूद अजहर बन सकता है, अफजल गुरु बन सकता है, कसाब बन सकता है, दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचाने वाला बन सकता है। और इसी प्रकार एक व्यक्ति को, एक बच्चे को यदि हम अच्छे विचार दे दें तो वो बच्चा कितना भी अच्छा बन सकता है। महाराणा प्रताप बन सकता है, छत्रपति शिवाजी बन सकता है, राम बन सकता है, योगेश्वर श्री कृष्ण बन सकता है। तो विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और बहुत बड़ा परिणाम विचारों का होता है। पूज्य स्वामी जी महाराज जो कहते हैं कि हम जो कुछ हैं वो विचारों का परिणाम है। हम जो आज हमारे मस्तिष्क में विचार आएगा वो विचार फिर वाणी का रूप लेगा, फिर व्यवहार का रूप लेगा, फिर वो एक्शन का रूप लेगा। और जो एक विचार आया वो एक विचार कहीं ना कहीं एक्शन के रूप में बाहर जरूर निकलता है। ऐसा हमारे ऋषियों ने, हमारे दर्शनों में कहा गया है। पतंजलि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना भारतीय धर्म को, भारतीय दर्शन को, भारतीय परंपराओं को स्थापित करने के लिए की गई है, इसमें हमारे भारतीय दर्शन में अगर मैं योग दर्शन की बात करूं तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कोई पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडी व्यक्ति नहीं है। महर्षि पतंजलि को यदि मैं अपनी दृष्टि से देखूं और उनकी तुलना जितने यूरोप के आधुनिक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, सिगमंड फ्रायड से लेकर जितने भी नाम आपको एमए की पुस्तकों में, पीएचडी की पुस्तकों में पढ़ाए जाते हैं, उनके चिंतन का स्तर महर्षि पतंजलि के चिंतन के स्तर के सामने 1% भी नहीं है। तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में जो चिंतन किया है, जो मनन और मंथन किया है, वो सारा मन के ऊपर किया है, सारा विचारों के ऊपर किया है। महर्षि पतंजलि के एक एक सूत्र में गूढ़ विज्ञान छिपा हुआ है। गूढ़ विज्ञान मैंने शब्द प्रयोग किया है, वो केवल साइंस नहीं है, वो सुपर साइंस है। अगर विचारों की हम बात करें तो देखिए गीता में, आप गीता हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, गीता एक सब्जेक्ट के रूप में। हमारे योग के जो बीए के विद्यार्थी हैं, बीएससी के विद्यार्थी हैं, उनको भी गीता में, वो गीता में कर्म योग पढ़ते हैं। वो एमए के विद्यार्थी भी गीता पढ़ते हैं और पीएचडी करते हैं, उनको भी गीता का अध्ययन, जो वो गीता का अध्ययन करते हैं। तो गीता में आप महाभारत का युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के समय अर्जुन जो पहले युद्ध करने के लिए तैयार है, अर्जुन जब अज्ञातवास में था तो अकेला अर्जुन जब अज्ञातवास में था तो पांडवों की सेना जिस राज्य में वो रहते थे वहां पर आक्रमण करने के लिए आते हैं, तो अकेला अर्जुन सारे महारथियों को रोकता है। उस अर्जुन के साथ अभी सेना है, भगवान श्री कृष्ण है, उनके 5 भाई हैं, उनके पक्ष में भारत का आधा हिस्सा खड़ा है। लेकिन सामने सगे संबंधियों को देखकर उसके पैर डगमगाने लगते हैं, उसकी आवाज कांपने लगती है, उसको पसीना आ जाता है, उसके मन में डिप्रेशन का भाव आ जाता है कि मैं तो युद्ध नहीं कर पाऊंगा, गांडीव मेरे हाथों से छूटा जा रहा है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण जो उनको गीता का ज्ञान देते हैं, वो गीता का ज्ञान क्या है? यदि हम मूल रूप से देखें तो गीता का ज्ञान मात्र कुछ शब्द हैं, शब्दों का संग्रह है जिसका कुछ अर्थ निकलता है, और वो शब्दों का संग्रह, विचारों का संग्रह है जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दिया तो उनका विषाद ठीक हो गया, उनका डिप्रेशन ठीक हो गया और वो इतने ताकतवर बने, इतने मानसिक रूप से मजबूत बन गए, उनके अंदर विचारों की इतनी परिपक्वता आई, उनके भीतर ऐसी वैचारिक क्रांति हुई कि उन्होंने अधर्म का नाश किया। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि मेरा बेटा अभिमन्यु बचेगा या नहीं बचेगा, हमारा वंश बचेगा या नहीं बचेगा, हम राज्य को भोगेंगे या नहीं भोगेंगे, हमारे कितने भाई बचेंगे। जो हो उसको कर्म मानकर एक वैचारिक क्रांति भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में की थी। कैसे विचारों का प्रभाव पड़ता है अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी का नाम आप सबने सुना होगा। महात्मा गांधी जी जब बचपन में 8-9 साल के थे तो उनके अड़ोस पड़ोस में, जब उस समय फिल्में नहीं होती थी, तो उनके अड़ोस पड़ोस में कोई राजा हरिश्चंद्र का नाटक दिखाने के लिए आए। राजा हरिश्चंद्र का उन्होंने नाटक देखा तो उनके मन में इतना परिवर्तन हुआ कि उन्होंने उस समय एक संकल्प धारण कर लिया कि मैं जीवन में जो बोलूंगा सच बोलूंगा। महात्मा गांधी जी से हमारे वैचारिक भिन्नताएं हो सकती हैं किसी मुद्दे को लेकर, उनकी कुछ चीजों के ऊपर, उनके फैसलों के ऊपर, उनकी नीतियों के ऊपर असहमति हो सकती है, लेकिन महात्मा गांधी का आज पूरी दुनिया में जो सम्मान है
उसमें सबसे अधिक महत्व इसी बात का है कि उन्होंने एक विचार को पकड़ा था कि मैं जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत से लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, लेकिन उन सारी ऑटोबायोग्राफी में यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी अकेले ऐसे व्यक्तित्व दिखते हैं जिन्होंने अपनी कथा में पूरा सच लिखा है। यदि वो किसी वैश्या के पास गए हैं तो भी उन्होंने सच लिखा है। उनके मन में यदि कहीं काम आया, क्रोध आया, वासना आई, तो वो उन्होंने सब सच लिख दिया। कोई महापुरुष जब बड़ा बन जाता है, और महापुरुष की बात छोड़ दीजिए, बड़े की बात छोड़ दीजिए, एक सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन के जो डार्क फैक्ट्स हैं, जो ऐसे सत्य हैं जो दूसरे लोगों की नजरों में उसको गिराते हैं, उनको लिखने का, उनको बोलने का, उनको स्वीकार करने का साहस नहीं कर पाते। लेकिन एक विचार यदि सही समय पर एक व्यक्ति को दिया जाए तो वो कितना महान बना सकता है, ये अंदाजा आप लगा लीजिए। ये पतंजलि योगपीठ पूरी वैचारिक क्रांति है। किस चीज की वैचारिक क्रांति है? जन जन को, प्रत्येक भारतवासी को। और ये भारत की सीमाओं के अंदर भी नहीं है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत माता का जो कर्ज है उसको चुकाने की बात करते हैं, तो भारत को विश्व गुरु बनाने की, भारत को स्वावलंबी बनाने की, भारत को स्वस्थ बनाने की, भारत को समृद्ध बनाने की, भारत को नशा मुक्त बनाने की, भारत को रोग मुक्त बनाने की, भारत को परम वैभवशाली बनाने की, भारत को विश्व गुरु बनाने की, भारत को संस्कारवान बनाने की जो हम बात करते हैं, वो मातृभूमि के प्रति हमारा प्रेम है। लेकिन यदि हम बात करें तो हम संपूर्ण मानवता की सेवा करना चाहते हैं, संपूर्ण मानवता को वैचारिक स्तर पर पुष्ट करना चाहते हैं, वैचारिक स्तर पर मजबूत करना चाहते हैं। पतंजलि योगपीठ का भवन का निर्माण किया है, लेकिन यदि हम गहराई से बात करें और चिंतन करें तो पतंजलि योगपीठ किसी भवन का नाम नहीं है, किसी इमारत का नाम नहीं है, किसी ईंट पत्थरों का नाम नहीं है। पतंजलि योगपीठ तो मूल रूप से वैचारिक क्रांति है, वैचारिक अधिष्ठान है, एक विचारों का समूह है। जो विचार पूज्य स्वामी जी महाराज वैचारिक क्रांति में भी अपना कोई नया विचार नहीं दे रहे। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा विचार कौन सा है? जो हमारे पूर्वजों का है, जो विज्ञान सम्मत विचार हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने हजारों लाखों सालों तक तर्क की कसौटी पर कसकर, विज्ञान की कसौटी पर कसकर, विचार की कसौटी पर कसकर जिसको बार बार सच पाया है, जिसको बार बार हर व्यक्ति के लिए हितकारी पाया है, वो विचारधारा हमारी है। तो ये पतंजलि योगपीठ एक वैचारिक क्रांति है। यदि हम इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जन जन को योगी बनाना, निरोगी बनाना, उपयोगी बनाना, जन जन तक योग पहुंचाना, दुनिया के 600 करोड़ लोगों तक योग पहुंचाना, दुनिया को योगी बनाना, दुनिया को निरोगी बनाना, भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को स्वस्थ बनाना, भारत को समृद्ध बनाना, ये हमारा अंतिम उद्देश्य है, ये हमारा उद्देश्य है, ये काम हमें करना है। अपने भारत में जो पतंजलि योगपीठ का एक जो बड़ा उद्देश्य है वो क्या है? पतंजलि योगपीठ भारत के अंदर राष्ट्र गौरव के भावों को आगे बढ़ाना चाहता है। वैचारिक स्तर पर देखिए, जब तक कोई विचारधारा, कोई सभ्यता, कोई संस्कृति, कोई भी पीढ़ी यदि वैचारिक स्तर पर जिसके अंदर आत्मगौरव के भाव नहीं होंगे, जिसके अंदर ये भाव नहीं होंगे कि हम कभी पूर्व में स्वावलंबी रहे हैं, हमारा ज्ञान विज्ञान चरम सीमा पर रहा है, हमने पूर्व में कुछ सफलताएं हासिल की हैं, तो वो सभ्यता संस्कृति कभी बहुत महान नहीं बन सकती, कभी बहुत बड़ी नहीं बन सकती। आज भारत के अंदर अंग्रेजों की गुलामी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन दुख की बात यह है कि भारत अभी भी मानसिक तौर पर गुलाम है। मानसिक तौर पर जो विदेशी गुलामी हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में समाई हुई है, वो अभी भी बहुत गहरे तक उतरी हुई है। और ये मानसिक गुलामी कितनी गहरी है आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब कभी हमारे बारे में, हमारे योग के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में जब कोई सकारात्मक बात कहता है तो हमें उसका यकीन नहीं होता। मैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन का एक उदाहरण दूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, उनको किसी कार्यक्रम में कोई भारतीय मिले और जब उन्होंने कहा कि ये जो रॉकेट साइंस है, ये जो मिसाइल विज्ञान है, ये भारत से यूरोप के अंदर गया था, यूके के अंदर गया था, टीपू सुल्तान के राज्य में भारतीय लोग इस रॉकेट साइंस का, इस मिसाइल विज्ञान की, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रकृति क्या है? वो कभी बहस नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है महोदय, आपका ऐसा मानना है तो मैं आपको कुछ पुख्ता प्रमाण दूंगा जिससे प्रमाणित हो जाएगा कि यूरोप में रॉकेट साइंस के नाम की, मिसाइल विज्ञान नाम के नाम की कोई भी चीज होती नहीं थी और सबसे पहले भारत से ही वो गई थी। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उससे फिर मिलते हैं 2 महीने बाद और फिर उनको पुस्तक देते हैं
जो ब्रिटेन के मिलिट्री सेक्रेटरी के रेफरेंस के साथ ब्रिटेन में जो माना जाता है, जो पढ़ाया जाता है और एविडेंस के साथ टीपू सुल्तान के समय जो रॉकेट पाए गए, जिनके ऊपर रिसर्च की गई, इंग्लैंड की जो वहां की पार्लियामेंट के अंदर जो बहस हुई, पार्लियामेंट के अंदर जो लोगों ने और जो पार्लियामेंट के अंदर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा कि ये रॉकेट पाए गए हैं तो हमें इनके ऊपर शोध करना और युद्ध में इनको हमें प्रयोग करना है, वो सारे दस्तावेजों के साथ उन्होंने वो पुस्तक उस भारतीय को फिर दी। अब उस भारतीय ने पुस्तक के पन्ने पलटे, एक एक एविडेंस को देखा। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि अब इतने एविडेंस देखने के बाद, ये पुख्ता प्रमाण देखने के बाद, ये भारतीय व्यक्ति अपने भारतीय होने पर और अपने पूर्वजों पर गर्व करेगा, गौरव करेगा। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पुस्तक में लिखते हैं, वो कहते हैं कि इतना होने के बाद भी उस व्यक्ति के मुंह से अपने पूर्वजों के प्रति 2 शब्द नहीं निकले और उसने कहा कि हो सकता है ये सच हो। सारे प्रमाण होने के बाद भी कितना आत्महीनता का भाव है, कितना आत्मग्लानि का भाव हमारे मन के भीतर कूट कूट कर भरा हुआ है। इस भाव को दूर करने की वैचारिक क्रांति का नाम भी पतंजलि योगपीठ है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने आज पूरी दुनिया के सामने योग को प्रतिष्ठापित कर दिया है। आज दुनिया के 200 देश योग कर रहे हैं और ये योग केवल आसन नहीं है, ये योग केवल प्राणायाम नहीं है, ये योग एक ऐसा सुपर साइंस है, एक ऐसा महाविज्ञान है, एक ऐसा जीवन विज्ञान है, ये ऐसा सुपर साइंस है कि जिसके माध्यम से एक बड़ा काम पूरी दुनिया में होगी। जो लोग आज आसन के माध्यम से लाभ ले रहे हैं, प्राणायाम के माध्यम से लाभ ले रहे हैं, बॉडी स्ट्रेच करके रिलैक्स हो रहे हैं, तनाव मुक्त हो रहे हैं, डिप्रेशन से मुक्ति पा रहे हैं, ये तो योग का केवल 1% है। जैसे समुद्र के अंदर आइसबर्ग होता है ना, उसकी टिप दिखाई देती है, उसका 90% हिस्सा, टाइटैनिक जिससे टकराया था वो एक आइसबर्ग से टकराया था, तो 10% हिस्सा दिखाई देता है, 90% पानी के नीचे होता है। ये योग जो आज हम कर रहे हैं वो केवल 10% कर रहे हैं, 90% तो अभी भी पानी के नीचे छुपा हुआ है। यदि इस 10% को, और मैं तो कहता हूं ये केवल 1% है, इस 1% से यदि दुनिया के 177 देश इसके ऊपर मोहर लगा चुके, आज एप्पल का सीईओ हो, आज किसी हॉलीवुड का कोई फिल्म स्टार हो, वो सब तनाव मुक्ति के लिए और स्वस्थ रहने के लिए योग करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो आने वाले समय में योग आसन करते करते लोग जब महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के पन्ने पलटेंगे तो उनको महसूस होगा कि वो सभ्यता, वो संस्कृति कितनी महान रही होगी, जिसने आज से लाखों साल पहले रोटी की चिंता नहीं की, कपड़े की चिंता नहीं की, मकान की चिंता नहीं की, जिसने संघर्षों की चिंता नहीं की, जिसके जीवन में पेट कैसे भरेगा इसका जद्दोजहद नहीं था, जिसने मन के ऊपर चिंतन किया है, तो वो सभ्यता, वो संस्कृति कितनी महान रही होगी। तो महर्षि पतंजलि ने जितना वैचारिक अधिष्ठान किया है वो मन के ऊपर साइकोलॉजिकल चिंतन किया है। आगे हम यदि बात करें दूसरे देशों में क्या है, मैं अगर इजराइल की आपसे बात करूं, ऋषिकेश जिसको योग की राजधानी माना जाता है, उसमें अपने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी के साथ एक पूज्य स्वामी विश्व केतु जी यहाँ पर रहते थे। अभी वो ऋषिकेश में अपना योगा स्कूल चलाते हैं, विदेशों में जाकर अलग अलग स्थानों पर जाकर योग के शिविर लगाते हैं और यज्ञ में, योग में, वैदिक संस्कृति में बहुत निष्ठा रखते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को अपना बड़ा भाई, अपना मार्गदर्शक मानते हैं। वो इजराइल जाते रहते हैं। तो मेरे मन में एक बार सवाल आया, मैंने उससे सवाल किया, उनसे मैंने पूछा कि इजराइल में आपने क्या खास बात देखी कि छोटा सा देश अपने 50 करोड़ दुश्मनों के बीच में 50 लाख का देश छाती तान कर रहता है। तो उसने कहा कि इजराइल के अंदर बाकी सारी चीजें हैं वो तो हैं, लेकिन मैं जो एक बात आपको बताता हूं वो ये कि इजराइल की मां बहन जब प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट में जब बच्चा होता है, तो पेट में बच्चा होने के साथ साथ वो सकारात्मक चिंतन करती है और बच्चा होने के बाद जब उस बच्चे का बचपन होता है तो उस बचपन में उसके मन में कहीं भी हीनता के, दीनता के, आत्मग्लानि के, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का कोई भाव नहीं डाला जाता। जब कोई यहूदी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ उसके ब्रेन की प्रोग्रामिंग करती है, उसकी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग ऐसी करती है, उसके दिमाग में कूट कूट कर ये बात भर दी जाती है कि यदि तुमने यहूदी खानदान में, यहूदी कुल में यदि जन्म लिया है तो तुम्हें दुनिया में एक बड़ा काम करना है। तुम दुनिया में सामान्य नहीं हो, तुम विशेष हो, तुम्हारे पूर्वजों ने विशेष काम किया है और तुम पूरी दुनिया की सबसे अच्छी
जाति में आपका जन्म हुआ है और पूरी दुनिया में तुम्हें कुछ विशेष देकर जाना है। तुम्हारा जन्म केवल यहां पर आकर कीड़े मकोड़ों की तरह, जीव जंतुओं की तरह केवल सांस लेना, खाना खाना, बच्चे पैदा करना नहीं है। तुम्हें दुनिया को कुछ देना है, सोसाइटी को कुछ देना है, अपनी मातृभूमि को कुछ देना है। ये विचार इजराइल के एक एक बच्चे के मन में बचपन से ही डाला जाता है। और इजराइल में आत्मगौरव का भाव कैसे कूट कूट कर भरा जाता है। इजराइल में आप सबको पता होगा कि जो इजराइल बना वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1920 से लेकर 1940 तक जर्मनी के अंदर, रूस के अंदर, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यहूदी जाति के ऊपर खूब अत्याचार हुए। कितने भयंकर अत्याचार हुए कि हिटलर के समय तो यहूदी लोगों को ठूस ठूस कर ट्रेन में भर दिया जाता था, बच्चों को अलग कर दिया जाता था, बीमारों को अलग कर दिया जाता था, महिलाओं को अलग कर दिया जाता था और गैस चैम्बर में ले जाकर उनकी हत्या कर दी जाती थी। और ऐसी एक दो लोगों की हत्या नहीं की, लाखों लोगों की हत्या हिटलर ने की कि मैं जर्मनी को यहूदियों से मुक्त बनाऊंगा, यहूदियों का नामो निशान इस दुनिया से मिटाऊंगा। इतने भयंकर अत्याचार उनके ऊपर किए गए। उनके पास रहने का कोई स्थान नहीं था। अपने पास तो भारत जैसा बड़ा स्थान है, उनके पास बताने के लिए कोई गौरवशाली अतीत नहीं था। उनके पास कहने के लिए अपनी खुद की भाषा नहीं थी, उनकी भाषा लुप्त हो चुकी थी, उनके पास कोई स्थान नहीं था। तो पूरी दुनिया से जब यहूदियों ने संघर्ष किया तो 1948 में उनको ब्रिटेन की ओर से, उनके उस समय के यूके की ओर से उनको इजराइल का जो आज का स्थान है वो उनको दिया गया। आज भी इजरायली कोई बच्चा, कोई यहूदी बच्चा पूरी दुनिया में कहीं जन्म लेता है तो 18 साल का होते ही उसको, जन्म लेते ही यहूदी इजराइल की नागरिकता मिल जाती है और 18 साल का होते ही उसको इजराइल की सरकार की ओर से टिकट भेजा जाता है। और वो जब इजराइल में जाता है तो उसको, जैसे यहूदियों के ऊपर जर्मनी में अत्याचार किए गए थे उसके स्मारक उन्होंने बनाए हुए हैं, उन स्मारकों के ऊपर उनको घुमाया जाता है और उनको बताया जाता है कि देखो तुम्हारे पूर्वजों के ऊपर कैसे अत्याचार हुए थे, तुम्हारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया था और कितने संघर्ष के बाद तुम्हारा वंश, तुम्हारी जाति, तुम्हारी कौम, तुम्हारी सभ्यता जीवित है। तो इस सभ्यता का मान रखना है, इसके ऊपर गौरव करना है। ये विचार यहूदी के एक एक मन में, इजराइल के एक एक बच्चे के मन में डाला जाता है। नतीजा 50 करोड़ की आबादी दुश्मनों के बीच में 50 लाख का इजराइल बहुत स्वावलंबन के साथ रहता है। 50 करोड़ के पूरे अरब के 8-9 देशों को मिलाकर उनकी हिम्मत नहीं होती कि इजराइल की ओर आंख उठाकर देख सकें। दूसरा उदाहरण मैं यदि जापान का दूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने देखा होगा हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया गया, नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बम गिराया गया उस बम में दोनों शहर नष्ट हो गए। जापान के ऊपर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए गए और ऐसा लगता था कि अब जापान का नामो निशान मिट जाएगा, जापान कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, जापान को खड़ा होने में 400 साल का, 500 साल का समय लगेगा। लेकिन जापानी लोगों की देशभक्ति देखिए, उनकी वैचारिक क्रांति देखिए, उनके अंदर विचारों की सकारात्मकता देखिए कि वहां पर जापान के अंदर स्कूल में जब कोई बच्चा पढ़ता है तो मिडिल क्लास के आने से पहले ही उस स्कूल के बच्चे को एक बार हिरोशिमा और नागासाकी जरूर दिखाया जाता है। एक राष्ट्रीय तीर्थ की तरह वहां उनको दर्शन करवाए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि देखिए तुम्हारे पूर्वजों के ऊपर किस प्रकार से तुम्हारे पूर्वजों ने नुकसान उठाया है, किस प्रकार से संघर्ष किया है और तुम्हारी कौम कितनी महान रही है। और यदि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम नहीं गिराए होते तो आज की दुनिया वो दुनिया नहीं होती जो आज हम देख रहे हैं। हो सकता है दुनिया के एक बड़े हिस्से पर जापान का शासन होता, जर्मनी का शासन होता, इटली का शासन होता। तो वो अपने गौरवशाली अतीत के बारे में अपने बच्चों को बताते हैं। स्वदेशी की भावना, राष्ट्रीय क्रांति की भावना, राष्ट्र गौरव की भावना उनके मन में, आत्मसम्मान की, आत्म स्वाभिमान की, राष्ट्र स्वाभिमान की भावना उनके मन में कूट कूट कर भर दी जाती है ताकि उनके मन में राष्ट्र के प्रति गौरव पैदा हो। और क्या करते हैं, और आप देखेंगे चीन की बात यदि मैं करूं तो अभी चीन में पतंजलि विश्वविद्यालय का ही, आप में से जो विश्वविद्यालय के छात्र जुड़े हुए हैं उनके सामने एक समस्या बार बार आएगी, जी क्या करें पता नहीं हम योग से BA MA BSc MSc तो कर रहे हैं, पता नहीं कभी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे हमारा गुजारा चलेगा, पता नहीं कैसे हम कर पाएंगे। तो ये विचार आता होगा बार बार। लेकिन यदि आज हम देखें, आज हम चिंतन और मनन करें, मंथन करें तो हम पाते हैं चीन में हमारे पास स्कोप बहुत हैं। चीन के एक ऐसा ही हमारा जो पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले बैच का एक विद्यार्थी है रवि, मेरी कई बार फेसबुक के ऊपर, मैं पहले से नहीं जानता था तो फेसबुक के ऊपर एक बार वो चाइना से लाइव थे
अभी चाइना का ये जो प्रकरण हो रहा है, तो इसमें चाइना के बारे में मैंने अलग अलग फेसबुक के ऊपर लाइव करते हुए चाइना के बारे में काफी सारी चीजें बताई, काफी सारी चीजें बोली। तो उसमें ये चीज सामने आई कि चाइना में अगर अपने पतंजलि विश्वविद्यालय का विद्यार्थी गया हुआ है तो मेरा मन हुआ कि मैं उनसे बात करूं। मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया मैसेंजर में, तो उनका फोन आया और फोन पर फिर उनसे बातचीत होती रही। तो मैं अक्सर उनसे पूछता रहता हूं कि चाइना इस दिशा में क्या सोचता है, चाइना के अंदर समाज कैसा है, चाइना के अंदर अलग अलग पॉलिसीज कैसी हैं, चाइना की कमियां क्या है, चाइना की अच्छाइयां क्या है, ताकि हमें एक्चुअल सिचुएशन पता लगे। तो ये सारा पता करते करते उससे बात हुई, तो उसने बताया, उसके बारे में मैं और आगे बातचीत करूंगा। उससे पहले उन्होंने कहा कि चाइना के अंदर नानकिंग की एक लड़ाई हुई थी। चाइना के अंदर जो पहले युद्ध हुआ, उस युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय चाइना के ऊपर जापान ने अटैक किया था। और आज भी पूरी दुनिया में जापानी और चाइनीज दुश्मनी इतनी गहरी है कि वो एक नहीं हो सकते, वो मन से कभी एक नहीं हो सकते। उसका कारण क्या है कि जब जापान ने चीन के ऊपर आक्रमण किया था तो जापान ने बहुत भयंकर अत्याचार किए थे। कितने भयंकर अत्याचार किए थे आप अंदाजा लगा लीजिए। 2-2 साल के बच्चों को जिंदा जला दिया था, पूरे परिवार को जिंदा जला दिया था। बंदूक की नोक पर एक बाप के सामने उसकी बेटी का बलात्कार किया, और एक सैनिक ने नहीं किया, कई सैनिकों ने किया। बाप के सामने पूरे परिवार को जला दिया, पूरे परिवार को बांध कर जला दिया। मतलब युद्ध में देखिए, एक दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करना, उसकी हत्या करना वो एक बात है, लेकिन क्रूर अत्याचार करना, अमानवीय अत्याचार करना, अमानुष अत्याचार करना, यह दूसरी बात है। तो जापानियों ने बहुत क्रूर अत्याचार चीन के ऊपर किए थे। तो उस जगह जहां पर मेन लड़ाई हुई थी और जहां पर सबसे अधिक क्रूरतापूर्ण अत्याचार किए गए थे, वो चाइना के अंदर एक जगह है, एक प्रांत है। तो वहां पर चीन में हर बच्चे को वहां पर ले जाया जाता है, उनके माँ बाप साथ जाते हैं, और जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर उन्होंने स्मारक बनाया हुआ है। उस स्मारक के अंदर वो दिखाते हैं कि देखिए चीन के ऊपर कैसे अत्याचार हुआ है, कैसे विदेशी आक्रमण हुए हैं, और उस आक्रमण को हमारे पूर्वजों ने कैसे झेला है, हमारे पूर्वजों ने कैसे उसका उत्तर दिया है। ये उनको विस्तार पूर्वक वहां पर दिखाया जाता है, बताया जाता है। और दूसरी कमाल की बात क्या है, जब टूरिस्ट लोग चाइना में भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो जापानी लोग भी भ्रमण करने के लिए जाते हैं। मन से एक नहीं है, लेकिन आपस में ट्रेड का रिलेशनशिप है। तो जापानी लोग चीन में जाते हैं, चीन के लोग भी जापान में जाते हैं, लेकिन वो अपने अत्याचार की कहानी चीनी कभी भूलते नहीं है। चीनी हमारे दुश्मन है, चीन एक नंबर का बदमाश देश है, उसके ऊपर कभी भरोसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अपने देश में कैसे रहते हैं ये देखने की आवश्यकता है, ये जानने की आवश्यकता है, और इससे हम अपनी कमजोरी भी ठीक कर सकते हैं। अच्छी चीज हमें दुश्मन से भी मिले तो वो भी लेनी चाहिए। तो चीन के अंदर जहां पर ज्यादा लड़ाई हुई थी वहां पर उन्होंने स्मारक बनाया हुआ है, वहां पर उन्होंने दिखाया हुआ है कि कैसे अत्याचार किया था, कैसे जलाया गया था, कैसे लोगों को मारा गया था, किस प्रकार से जमीन के अंदर दबाया गया था, लाइन में खड़े होकर किस प्रकार से गोली मारी गई थी, किस प्रकार से गर्दन काटी गई थी। तो वहां पर ले जाकर जब जाया जाता है तो टूरिस्ट कोई जाता है तो बस के अंदर जो टूरिस्ट गाइड होते हैं ना, तो बस का कंडक्टर और ड्राइवर अनाउंस करता है उस एरिया में जाने से पहले कि यदि कोई जापानी व्यक्ति बस में है तो उससे अनुरोध है कि वो यहां से उतर जाए। तो जो पहले जो लोग जाते हैं वो पूछते हैं कि क्यों कहते हैं, वो कहते हैं कि जापानी व्यक्ति यहां उतर जाए तो ठीक है, लेकिन जापानी व्यक्ति यदि यहां चला गया और चीनी व्यक्ति वहां पर जो बच्चे जाते हैं उन बच्चों को उनके माँ बाप वो कहानी इतनी डिटेल में, इतनी संवेदनशीलता के साथ बताते हैं कि उस चीनी व्यक्ति को लगता है कि यदि कोई जापानी मेरे सामने आ जाए तो मैं अभी उसकी गर्दन उड़ा दूं, अभी उसका गला दबा दूं, अभी उसको मार दूं। इतनी भयंकर उसके अंदर प्रतिशोध की भावना आती है, और इतनी डिटेल में अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में, अपने पूर्वजों की कहानी के बारे में वहां पर बताया जाता है। किसी जापानी को आज भी वहां पर जाना, वहां पर विजिट करना अलाउड नहीं है, क्योंकि शुरू में जब कुछ जापानी गए तो चीनी लोगों ने देख लिया कि ये जापानी व्यक्ति है तो वहीं पर उनको मार दिया। तो ये इसमें सीखने की बात क्या है कि चीन के ऊपर यदि किसी ने अत्याचार किया तो चीन उसको भूला नहीं, चीन ने अपने राष्ट्र गौरव को याद रखा, अपनी आत्मग्लानि के भावों को छोड़कर उसने अपने गौरव के भावों को अपनाया। तो ये कहानियां जब जापान में हो सकती हैं, इजराइल में हो सकती हैं, चीन में हो सकती हैं, तो अपने देश में हम क्यों नहीं कर सकते। हमें अपने देश के अंदर भी इसी राष्ट्रीय गौरव के भाव को लाना है। हमारे देश में नालंदा जैसा विश्वविद्यालय रहा है, तक्षशिला रहा है, उद्दांतपुरी रहा है, पुष्पगिरी रहा है, सोमपुरा रहा है। हमारे अंदर ये ऐसे विश्वविद्यालय रहे हैं जहां से
20-20 देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। मैं अकेले नालंदा की बात करूं तो अकेले नालंदा के अंदर 10,000 विदेशी विद्यार्थी पढ़ते थे। जब दुनिया के लोग जंगलों में रहते थे, जब दुनिया के लोग कच्चा मांस खाते थे, जब दुनिया के लोगों ने कपड़े नाम की कोई चीज देखी नहीं थी, पहनी नहीं थी, जब पूरी दुनिया के लोग केवल पशुओं की मोटी चमड़ी उतारकर अपने शरीर के ऊपर लपेट लेते थे और उनके शरीर के अंदर उनकी बगलों के अंदर जुएं चलती रहती थी, कीड़े मकोड़े चलते रहते थे, तो उस समय हमारे यहाँ 10-10 हजार विद्यार्थियों का आवासीय विश्वविद्यालय चलता था। 18वीं शताब्दी तक हमें क्या पढ़ाया गया कि हमारे भारत के अंदर तो कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, सभ्यता संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं थी, ज्ञान विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं थी। पतंजलि योगपीठ की यह भी वैचारिक क्रांति है कि हम हर भारतीय के मन में गौरव का भाव जागृत करना है, हर भारतीय के मन में ये बताना है और ये दिखाना है कि पूरी दुनिया में यदि ज्ञान का प्रकाश फैला है तो उस प्रकाश की पहली चिंगारी भारत से निकली थी, भारत से वो ज्ञान विज्ञान गया है। तो मैं 1870 तक की बात करूं तो 1870 तक वेनसांग नाम के एक चीनी यात्री का नाम आपने सुना होगा। उस चीनी यात्री की एक डायरी है जिसमें वो कहता है कि 6वीं शताब्दी में मैं चीन से इस दर्रे से होता हुआ, कश्मीर से होता हुआ भारत के अंदर आया। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखता है कि पूरी दुनिया से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, एंट्रेंस टेस्ट होता था, हर विद्यार्थी पढ़ता था, शिक्षक और विद्यार्थी का रेशो 5 था, 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे तो 2,000 शिक्षक थे। और पूरी दुनिया में यदि कोई व्यक्ति कह देता था कि मैं नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं तो पूरी दुनिया में उसका सम्मान होता था, उसको पूरी दुनिया में कहीं किसी राज परिवार में नौकरी मिल जाती थी। तो इतने ऐसी बातें वेनसांग लिखता है। अब 1870 से पहले, क्योंकि भारत के अंदर तो कोई नालंदा विश्वविद्यालय नाम की चीज नहीं है, अंग्रेजों ने सबको झूठ बना दिया था, तो 1870 से पहले जब यह कहा जाता था कि भारत के अंदर कभी शिक्षा व्यवस्था होती थी तो लोग उसको नकार देते थे। और केवल विदेशी नहीं नकारते थे, अपने देश के लोग नकारते थे, अपने देश के लोग खुद अपनी खिल्ली उड़ाते थे, खुद का मजाक उड़ाते थे। अब 1870 में एक अंग्रेज जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसने स्थापित की, था तो अंग्रेज, लेकिन उसकी रुचि थी कि भारत के अतीत के बारे में, भारत की ज्योग्राफी के बारे में, भारत के अंदर कौन कौन से स्थान का क्या क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी की जाए। अब उस व्यक्ति ने वेनसांग की डायरी पढ़ी। अब वो डायरी चीनी भाषा में थी, उसका अनुवाद करवाया, उसका संपादन करवाया, और अनुवाद करवाने के बाद उसने देखा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय की वेनसांग जो बात करता है, ये नालंदा विश्वविद्यालय पटना से 90 किलोमीटर दूर इस स्थान पर होना चाहिए। उसने खोज की तो पाया कि यहां पर रेत का बहुत ऊंचा टिब्बा है, रेत का एक टीला है। उसने 1870 में यह कहा कि यहां पर कुछ हो सकता है। 1870 में कुछ नहीं हुआ। फिर 1912 में रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस ने और कुछ भारतीय लोगों ने, कुछ बाहर के लोगों की मदद से, कुछ आयरलैंड के लोगों की मदद से वहां पर खुदाई करवानी शुरू की। 7 साल तक खुदाई चलती रही और खुदाई के बाद जो निकला वो पूरे भारत के लिए गर्व और गौरव का विषय है। वहां पर विश्वविद्यालय की 3 मंजिलें आज भी निकली। वहां पर जो 1199 में बख्तियार खिलजी ने जो विश्वविद्यालय को, वहां के पुस्तकालय को जलाया था, उस जले हुए के निशान मिले। वहां पर जो चावल थे, उस समय के चावल थे, वो चावल मिले। वो पूरा विज्ञान, एक तरीके से 1300 साल पहले का इतिहास पूरी दुनिया के सामने आकर खड़ा हो गया। और ये कब मिला? ये 1917 में मिला। लेकिन 1917 के बाद भी मैंने आपसे ये चर्चा की है, क्या आप ये ईमानदारी से बताइए कि आपको नालंदा का पता था कि वहां पर 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे? ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड का तो नाम कोई व्यक्ति जानता नहीं था उससे पहले। तो 10-10 हजार विद्यार्थियों का आवासीय विश्वविद्यालय चलाने का काम भारत में हुआ है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय भारत के गौरव का प्रतीक है। उसकी ईंटें आज भी आप देखेंगे तो मजबूत मंजिल होती थी। जिस समय लोग झोपड़ियों में, पेड़ों में, गुफाओं में रहते थे, घर नाम की कल्पना किसी ने की नहीं थी, उस समय 9-9 मंजिल के मकान हमने यहां पर बनाए हैं, विश्वविद्यालय बनाए हैं। वो समाज कितना उन्नत रहा होगा जहां पर विदेशों से लोग आकर पढ़ने के लिए होते हैं। तो ये हमारा आत्म स्वाभिमान रहा है, हमारे अंदर इतना गौरवशाली अतीत रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात मैंने आपके सामने की। और अभी आपके सामने एक बात आती होगी, बार बार आपके मन में एक विचार आता होगा कि जी हम योग से पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें कोई नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम क्या करेंगे? देखिए, यदि योग से आप केवल सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो हो सकता है आपके सामने चुनौतियां आए।
लेकिन योग को यदि कैरियर बनाकर आप संघर्ष करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया के सामने अभी योग का एक बड़ा बाजार है। आज यदि हम स्वदेशी की बात करें, क्योंकि आज के विषय में मेरे ऊपर मुझे ये निर्देश हुआ है, ये आदेश हुआ है कि स्वदेशी के दर्शन के ऊपर भी मैं बात करूं, तो महात्मा गांधी से लेकर महर्षि दयानंद से लेकर लोकमान्य तिलक से लेकर वीर सावरकर से लेकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर विनोबा भावे से लेकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो स्वदेशी की बात करते हैं, उस स्वदेशी के दर्शन में आज यदि भारत और चीन के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो चीन से हम लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदते हैं, 1.25 लाख करोड़ रुपए का सामान चीन को बेचते हैं। उस पैसे का क्या करता है? उस पैसे से वो गोली खरीदता है, बंदूक खरीदता है, मिसाइल बनाता है, लाठियां खरीदता है, उससे परमाणु बम बनाता है, हाइड्रोजन बम बनाता है, कोरोना जैसा वायरस बनाता है, और उसको हमारी सीमा के ऊपर, चाहे डोकलाम की बात हो, अरुणाचल प्रदेश की बात हो, नाथुला की बात हो, चाहे हम गावलान घाटी की बात हो या पेनोंग लेक की बात हो, वहां पर अपने सैनिकों को डराने का काम करता है। पीओके के अंदर, बाल्टिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर पाकिस्तान के साथ चाइनीज पाकिस्तानी इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाने की बात करता है। बर्मा में चटगांव पोर्ट के ऊपर, वहां पर बांग्लादेश को कर्ज देता है, बर्मा को कर्ज देता है, श्रीलंका को कर्ज देता है, मालदीव को कर्ज देता है, भारत को घेरने का काम कर रहा है। तो आज हम चाइना को, हो सकता है आज हम भौतिक चीजें बनाकर देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हमारे पास जो योग प्राणायाम है, इसको यदि हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं तो आज चाइना की 140 करोड़ आबादी में से हर 9 में से एक व्यक्ति भयंकर डिप्रेशन से जूझ रहा है। उसके अंदर सुसाइड करने का उसको मन होता है, एंजाइटी होती है, लाइफस्टाइल की डिजीज लग चुकी है। आज यदि चाइना की बात करें तो चाइना में 5 से 10 लाख योग शिक्षकों की आवश्यकता है जो भारत दे सकता है। एक योग शिक्षक की मैं बात करूं कि यदि योग शिक्षक चाइनीज भाषा में निपुण है, उसको ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज है, उसके अंदर संघर्ष करने की उस इच्छा है, तो वो 2 से 2.5 लाख रुपए हर महीने चाइना में कमा सकता है। ये एक योग शिक्षक कमा सकता है और भारत पूरी दुनिया को योग एक्सपोर्ट कर सकता है। योग भारत के पास है और भारत के पास ये जो योग की विधा है ये इतनी अद्भुत है कि आज पूरी दुनिया में किसी के पास साइंस और टेक्नोलॉजी आज की नहीं भी हो तो उसका काम चल जाएगा, लेकिन आज के मॉडर्न युग में यदि कोई व्यक्ति योग नहीं करेगा, प्राणायाम नहीं करेगा, उसको आध्यात्मिक और मन की शांति नहीं मिलेगी तो उसका काम चलने वाला नहीं। पूरी दुनिया में अभी आज के दिन 5.25 लाख करोड़ रुपए का योग का कारोबार है। भारत के अंदर मैं 3 साल पहले की बात करूं तो 12,000 करोड़ रुपए का योग का कारोबार था। मैं अगर दुनिया की बात करूं तो 2008 में जहां 1.5 करोड़ लोग अमेरिका में योग करते थे, 2016 आते आते वो संख्या 3.5 करोड़ हो गई थी। और यदि मैं आज की बात करूं तो आज 5 करोड़ के लगभग लोग अमेरिका में योग करते हैं। अमेरिका में 2008 में जहां 800 योग के स्कूल थे, स्टूडियो थे, 2016 आते आते अभी 4,000 से अधिक 2016 आते आते योग के स्टूडियो थे। और आज 2020 की हम बात करें तो अमेरिका के अंदर 7,000 के आसपास योगा के स्कूल हैं, योगा के स्टूडियो हैं। हरिद्वार पतंजलि योगपीठ पूरी दुनिया में योग का सबसे रेपुटेड और सबसे ब्रांडेड केंद्र है, सेंटर है। पतंजलि विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के अंदर सबसे ब्रांडेड है। यदि आप कहीं बाहर जाकर कहते हैं कि मैंने पूज्य स्वामी जी महाराज के विश्वविद्यालय में शिक्षा दीक्षा ली है, तो आपका टेस्ट बाद में लेंगे, आपके ऊपर भरोसा पहले करेंगे। हमारे लाखों योग शिक्षक पूज्य स्वामी जी महाराज का बैनर लगाकर योग सिखाना शुरू करते हैं। उन्होंने कोई हठ योग प्रदीपिका नहीं पढ़ी, उन्होंने पातंजल योग दर्शन नहीं पढ़ा, उन्होंने बॉडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है। केवल 1 घंटे का पूज्य स्वामी जी महाराज का सीखा हुआ पैकेज वो दूसरों को करवाते हैं, तो उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आता है और लोगों की बीमारियां दूर होती है। तो आपका और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास परम पूज्य स्वामी जी महाराज का योग का ब्रांड है। आज हर व्यक्ति को योग चाहिए, हर कंपनी में योग चाहिए, हर कारपोरेट हाउस में योग चाहिए, कारपोरेट हाउस से लेकर हर घर तक आज योग की आवश्यकता है। भारत में योग की आवश्यकता है। ये जो रवि भाई है, ये हिमाचल का रहने वाला है, पतंजलि विश्वविद्यालय से पास आउट रहा। जब पास आउट होकर यहां से गुड़गांव जब वो काम करने के लिए गया तो उसकी जेब के अंदर 500 रुपए नहीं थे, 200 रुपए जेब में थे। एक कॉलोनी के अंदर 200 रुपए के पोस्टर बनवाए, 200 रुपए के पोस्टर एक कॉलोनी में लगाए, उस कॉलोनी में योग सिखाने के लिए गया तो पहले दिन 8,000 रुपए एडवांस मिले। आज गुड़गांव में काम किया, चंडीगढ़ में काम किया, योग सिखाया,
संघर्ष किया, चाइनीज भाषा सीखी और उसके बाद चाइना में किसी व्यक्ति ने उसको टिकट बनवा दी तो चाइना में जाकर आज योग सिखा रहा है और चाइना में 2.5 लाख रुपए हर महीने कमाता है। ये मैं आपको एक विश्वविद्यालय के पहले बैच के छात्र की कहानी बता रहा हूं। हिसार नाम का एक जिला है हरियाणा में, उस हिसार जिले में लगभग 10 प्राइवेट योगा स्कूल खुले हुए हैं, जहां एक 20 बाई 30 के कमरे में लोगों ने अपना योग का सेंटर खोला हुआ है। उस योग के सेंटर में हिसार में निशुल्क जो पतंजलि के लोग योग करवाते हैं वो अलग हैं। हिसार में केवल घर जाकर योग सिखाना और 10 सेंटरों का लगभग 20 लाख रुपए हर महीने का एक जिले में योग के जो 30-40 लोग जुड़े हुए हैं वो उससे कमाते हैं। एक व्यक्ति, यदि मैं आपको बात करता हूं, पूज्य स्वामी जी महाराज की सिक्योरिटी में एक भाई काम करता था, तो मुझे वो 2 साल के बाद यहां हरिद्वार में एक बार ये जो अपना पुराना आश्रम है वहां पर मिला। उसने मुझे पहचान लिया, उसने नमस्ते की, बातचीत की, अभिवादन हुआ। मैंने उनसे हालचाल पूछा तो उसने कहा कि मैं यहां पर सिक्योरिटी में था। सिक्योरिटी में होते होते मैंने पूज्य स्वामी जी महाराज को देखकर योग सीख लिया और योग सीखकर मैंने कहा कि अब क्या करते हो? तो उसने कहा कि यहां जब मैं सिक्योरिटी में था तो मेरी सैलरी 10-12 हजार रुपए थी, अभी मैं नोएडा में हूं और मैं 40 हजार रुपए महीना कमाता हूं। तो मैंने पूछा कि कैसे कमाते हो? उसने कहा जी योग सिखाता हूं। अब क्योंकि योग का उसने नाम लिया तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि कैसे करते हो? उसने कहा जी 5 डेज की क्लास लेता हूं, एक क्लास के 7 से 8 हजार रुपए 20 दिन के लेता हूं, 5 दिन की महीने में क्लास लेता हूं, तो एक महीने के 8 से 10 हजार रुपए एक क्लाइंट से लेता हूं। उसके घर जाकर उसको हफ्ते में 5 दिन 1 घंटा योग सिखाता हूं। रोज एक दिन में 5 योग की क्लासेस लेता हूं। 5 क्लासेस से मुझे 40 से 50 हजार रुपए हर महीने मिल जाते हैं। फिर मैंने कहा कि योग लोग सीखते हैं, तो उसने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको घर में जाकर आप यदि जब तक बैल नहीं बचाते तब तक वो योग नहीं करते, और उनको घर जाकर जब हम योग करते हैं और योग करवाते हैं तो वो 10 हजार रुपए 12 हजार रुपए देने के लिए तैयार हैं और वो योग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो योग केवल इसलिए करते हैं क्योंकि सब योग करते हैं, तो योग एक ब्रांड बन गया है। वो कहते हैं उनको किट्टी पार्टी के अंदर, उनको अपने ग्रुप के अंदर कहने के लिए चाहिए कि मैं भी सुबह योग करता हूं। कभी कभी सेल्फी डालने के लिए योग करना पड़ता है। तो योग की प्रतिष्ठा यदि पूरी दुनिया में इतनी बड़ी है तो इसमें आपको गर्व होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। उसमें हमारे संस्थान का सबसे अधिक, सबसे बड़ा योगदान रहा है। यदि हम बात करें, हिसार के अंदर ही एक ऐसा ऑटो चलाने वाला भाई था, उसने योग सीख लिया। अब ऑटो चलाने वाले भाई ने ऑटो चलाना छोड़कर योग सीखा तो अब योग से 50 से 60 हजार रुपए कमा रहा है। लेकिन हम यदि विश्वविद्यालय की डिग्री लेकर यदि हम चाहते हैं कि हमें केवल सरकारी नौकरी मिले और केवल सरकारी नौकरी हमें करनी है, तो शायद हो सकता है कि दिक्कतें आए। लेकिन यदि आपके मन में संकल्प हो, यदि एक व्यक्ति जिसने महेंद्रगढ़ के छोटे से गांव में जन्म लिया, जिसके गांव में रेलगाड़ी नहीं जाती, जिनके गांव में पक्की सड़क नहीं बनी हुई, जिनके गांव में कोई व्यक्ति हवाई जहाज में कभी बैठा नहीं, हवाई जहाज को हवाई जहाज कहते हैं या चील गाड़ी कहते हैं, ये जिसको जानकारी नहीं, वहां पर एक बालक जन्म लेता है किसान के घर में। कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, मन में एक विचार उठता है, उस विचार के कारण वो घर से निकल जाता है, वो संस्कृत की पढ़ाई करता है और संस्कृत की पढ़ाई करने के बाद योग करते करते यदि एक गांव का बच्चा जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, जो गाइड करने वाला कोई नहीं है, वो यदि दुनिया के 200 देशों में योग सिखा सकता है तो आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, कितनी ताकत है, आप अंदाजा लगा लीजिए। तो हमें इस वैचारिक क्रांति को समझना है। पतंजलि नाम है एक विचार का, एक क्रांति का, और पतंजलि का स्वदेशी दर्शन पतंजलि को स्वावलंबी बनाने का है। हम पूरी दुनिया को ज्ञान विज्ञान भी एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हाउस भी हम बनेंगे, ग्लोबल फैक्ट्री भी हम बनेंगे। लेकिन हमारे पास भौतिक सामान के साथ साथ और अच्छी चीजें हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसी में हमारी ये विद्या है, योग की विद्या। तो योग हम एक्सपोर्ट करें। हम यदि शरीर रचना क्रिया विज्ञान को, किसी एक विदेशी भाषा को सीखते हैं, संघर्ष करते हैं, हमारा आचरण योग के अनुसार है, हम यदि मेहनत करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया के 200 देशों के दरवाजे हमारे सामने खुले हुए हैं और पूरी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है कि कोई भारत से आए और कोई हमें डिप्रेशन से बचाए, एंजाइटी से बचाए, सुसाइड से बचाए। तो ये हमने आज पतंजलि विश्वविद्यालय के सौजन्य से आयोजित इस वेबिनार में हमने ये कार्यक्रम किया। मैं पतंजलि विश्वविद्यालय के परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी के साथ साथ प्रतिकुलपति महोदय पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी और सारी इन व्यवस्थाओं में लगे पूज्य स्वामी सोमदेव जी से लेकर हमारी
आदरणीय बहन डॉक्टर प्रवीण पूनिया जी से लेकर सारे स्टाफ का, पूरे विश्वविद्यालय का कृतज्ञता के साथ आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने इस प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे समय दिया। मैं इसके लिए उन सब का आभारी हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।